आज ये स्टार्ट लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का, है ना। लेकिन उसके पहले जो जितनी रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट्स हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो उनमें क्या था, पहले तो सेट थ्योरी हो चुका है, सेट थ्योरी हो चुका है, रिलेशन एंड फंक्शन भी हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो भी हो चुका है। अब थोड़ा सा नंबर थ्योरी का पार्ट बचा है, नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, और उसके बाद ग्रुप्स स्टार्ट होंगे और ग्रुप्स में ग्रुप और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आज देखते हैं कितना डिस्कस हो पाता है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। नंबर या फिर अरिथमेटिक, तो पहले देखते हैं अरिथमेटिक थ्योरेटिक फंक्शंस होते कौन कौन से। ठीक है, तो अ फंक्शन f from natural number to whole number, sorry, complex number is called number एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि f of m कोई हो जाए n स्क्वायर प्लस i, नेचुरल नंबर से कॉम्प्लेक्स n हो जाए n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, f of m हो जाए n प्लस 2। ये सारे हैं नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। लेकिन हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर पढ़ने हैं। इसमें से पहला है ऑयलर्स पाई फंक्शन, एक पढ़ना है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, एक पढ़ना है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, और बाकी बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमारे ये तीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका यूज आगे नंबर थ्योरी में, जिसमें जो सेकंड पार्ट है नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर, उसमें यूज होता है। स्टार्ट करते हैं नॉर्मल, तो पहला वाला करते हैं ऑयलर्स पाई फंक्शन। स्टार्ट करते हैं ऑयलर्स तो पहले डिफाइन करेंगे ऑयलर्स पाई फंक्शन होता क्या है। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट n बिलोंग्स टू कैपिटल n। सो पाई ऑफ, इसको डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। सो पाई क्या होगा, पाई जो फंक्शन है उसका डोमेन जो होगा वो भी n होगा, और जो को डोमेन होगा वो भी नेचुरल नंबर ही। इसके बाद जो डेफिनेशन है पाई ऑफ 1 होगी if n is greater than 1,
then phi of n is equal to number of natural number x such that पहली कंडीशन 1 से बड़ी होगी और n से लेस देन होगी, यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ पर इक्वलिटी। और दूसरा जो जीसीडी आना चाहिए या फिर HCF भी कह सकते हैं, x और n का वो 1 होना चाहिए। ठीक, इस समझ में आ गया? तो ये हो गया ऑयलर्स पाई फंक्शन। और इसको अगर सेट में रिप्रेजेंट करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x such that x belongs to natural number and और इसकी कार्डिनैलिटी होगी, क्योंकि ऑयलर्स पाई फंक्शन का आउटपुट एक नंबर होगा, तो इस सेट की कार्डिनैलिटी जो हो जाएगी वही ऑयलर्स पाई फंक्शन का आउटपुट हो जाएगा। अब एग्जांपल लिखते हैं, जैसे फाई ऑफ 1, तो फाई ऑफ 1 क्या हो जाएगा? ये तो हमने डेफिनेशन में बता दिया था, फाई ऑफ 1 हो जाएगा 1। फाई ऑफ 2 अब चेक करना है, तो 2 से जो छोटे होंगे 1 है, और जिनका जीसीडी 2 के साथ 1, तो एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है, उसका जीसीडी 2 के साथ 1 है, तो ये भी 1 आ जाएगा। फाई ऑफ 3 ये भी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1, दो नंबर छोटे हैं, 3 से नंबर दो छोटे हैं, तो ये दो नंबर हैं और दोनों के साथ जीसीडी 1 आ जाएगा, तो ये इसके से रिलेटेड को प्राइम होनी चाहिए। हाँ, जैसे 3 और 2 का जीसीडी क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 3 और 1 का भी एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर्स है ना, ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो रिलेटिवली को प्राइम है n के साथ, तो ये आ जाएगा 2। पाई ऑफ 4 3 2 आएगा, देखो 4 है, 4 3 2 1, 4 के साथ के जीसीडी, हां तब तो 2 ही है, 2 के साथ तो वो 2 के साथ जो जीसीडी है वो 2 आ जाएगा, और 4 का 1 के साथ जीसीडी 1 आ जाएगा, इसके साथ 2 हो जाएगा, तो ये काउंट नहीं हो पाएगा, तो 2 ही आ जाएगा। प्राइम वाला नंबर, हां वो प्राइम हो गया यार। पाई ऑफ 5 ये हो जाएगा, ये तो सारे हो जाएंगे, जितने लेस देन है सारे हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, समझ में? मतलब जितने प्राइम्स आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि हां, इसकी प्रॉपर्टीज प्राइम्स में पीछे सारे हो जाएंगे। अभी देखना इसकी प्रॉपर्टीज जब आएंगी तो प्राइम की खूब सारी है, अभी देखते हैं उनको, है ना, पहले ऐसे ही देख ले, तो 5 में क्या हो जाएगा? 4 आ जाएंगे। पाई ऑफ 6 ये 2 हटा देंगे, 3 हटा देंगे, हां 2 हटा लेंगे, 3 हटा देंगे, 4 भी हटा देंगे, तो 5 और 1 बचेगा, तो इसके भी 2 आ जाएंगे। तो ये तो थे जनरल तरीका कि कैसे डेफिनेशन से फाइंड करेंगे ऑयलर्स पाई फंक्शन की वैल्यू। ठीक, अब कुछ ये तो डेफिनेशन हो गया, अब कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। तो डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब आती है प्रॉपर्टीज, ये इम्पोर्टेंट। पहली
if P is prime and n belongs to natural number, ठीक है, then phi of p raised to power n जो हो जाएगा वो हो जाएगा p of n minus p of n minus 1, ठीक। इसका प्रूफ तो नहीं दिखाएंगे लेकिन ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आ कैसे रहा, ठीक। अगर p प्राइम है तो ये वैलिड होगा, कैसे होगा? अच्छा, हमने अभी ये देखा था, क्या प्रॉपर्टी से देख रहे हैं फाई ऑफ पाई, ये 4 आ रहा था, हमें ये पता चल रहा था कि जितने भी इससे लेस देन होंगे वो सारे नंबर आ जाते हैं। एक सेकंड प्रॉपर्टी है, उसको भी लिखते हैं। अगर इसमें n को पर्टिकुलरली 1 पुट करते हैं, if n equal to 1 and p is prime, so phi of p हो जाएगा p raised to power 1 minus 1 that is 0, तो p raised to power 0 is 1, p minus 1 आ गया। अब p प्राइम, तो यहाँ पर p प्राइम, तो ये 5 minus 1 हो गया। अब इसको देखते हैं ये कैसे वैलिड हो रहा है, ठीक। अब ये तो पहली ऑब्जर्वेशन थी, अब ऑब्जर्वेशन फिर फाई ऑफ 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 raised to power 2 minus 5 raised to power 1 that is 20। ये तो समझ में आ गया। अब इसको ये आ कैसे रहा ये फॉर्मूला? हमें ये पता था कि अगर कोई नंबर प्राइम है, अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसके जितने भी उससे नंबर कम होंगे, लेस देन होंगे, वो सारे रिलेटिवली को प्राइम हो जाएंगे। लेकिन अब हमने क्या किया, कुछ पावर रेस कर दी, कुछ पावर रेस कर दी। जैसे ये लिखा है 25 हो गया और ये 5 का स्क्वायर लिखा 25 हो गया, तो इसमें ये इसके साथ रिलेटिवली को प्राइम होगा, मेरे को चेक करना था। अगर 5 जो था वो अपने सबसे छोटे वाले के लिए को प्राइम था और किसी प्राइम की कुछ पावर करेंगे तो वो प्राइम तो नहीं होगा, ये ऑब्वियस बात है ना, हो गया नहीं वो ये नहीं किसी को पता। लेकिन अगर होगा तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो इसी के मल्टीपल्स होंगे, ये तो पक्का पता था ना। तो जैसे 25 है तो हमें पता है कि 25 के हम डायरेक्ट रिलेटिवली को प्राइम अपने से लेस नंबर किसके साथ होगा हमें नहीं पता है कि 25 अपने से जितने नंबर लेस देन हैं उनमें किसके साथ को प्राइम। लेकिन अच्छा हमें ये पता है कि अगर ये प्राइम है 5 प्राइम है तो जैसे 25 तक हम लोग अगर आ गए तो हमें ये पता है कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, कितना पता है। तो अगर हम ये जो नंबर है इसमें से जितने फैक्टर्स हो सकते हैं अगर उनको माइनस कर दें तो बाकी सबके साथ को प्राइम होगा ही होगा। तो एक तरीका है डायरेक्ट को प्राइम निकालने, जो हमने पाई 1 पाई 2 पाई 3 के लिए निकाला। तब एक तरीका ये है क्या करें कि नंबर पता कर लें और जितने फैक्टर्स हैं उनको माइनस कर दें, तो जो बचेंगे वो को प्राइम हो जाएंगे। तो इसमें क्या बचा 25 तक आ गए, स्टार्ट 1 से करना है। सो 1 से 25 तक जो नंबर होते हैं वो 25 होते हैं, ये पता था ना 25 होते हैं, ये पक्का। इसके बाद 25 को हमें इंक्लूड नहीं करना था, वहां पर इनइक्वालिटी ऐसी थी ये था, तो n को इंक्लूड होगा नहीं। अब नंबर कितने बचे 24 बचे। अब हमारे पास नंबर चेक करने को है 24, ठीक है। लेकिन अब जो 25 के फैक्टर्स होंगे वो 5 के मल्टीपल होंगे, तो 5 के मल्टीपल कौन कौन हो सकते हैं 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15 और 5 × 4 25 है तो 25 काउंट नहीं करना। तो ये 4 ही नंबर्स हमारे पास हैं जो फैक्टर हो सकते थे। तो हमें जो पता था कि हमें तो को प्राइम चाहिए थे, तो हमने टोटल नंबर में से जो 24 नंबर है उसमें से फैक्टर्स हटा देंगे
तो जो बचेगा वो 20। इतने नंबर ऑफ नंबर्स हैं जो रिलेटिवली को प्राइम भी हैं और उससे कम भी है, मतलब लेस देन है और को प्राइम। तो वहां से ये फॉर्मूला आ रहा है। आप समझ रहे हो ना कैसे आ गया? p n - 1 यहाँ से हो गया। और अगर इसी का एक पर्टिकुलर केस ले लेंगे तो क्योंकि हमें पता है कि किसी प्राइम नंबर है तो उससे नीचे जितने भी नंबर होंगे उनके साथ रिलेटिवली को प्राइम होगा, तो p - 1 बनेगा। ये आ गया समझ? अब प्रॉपर्टी नंबर 3, phi is multiplicity, that is phi of mn। कोई दो नंबर जैसे 20 लिखा होगा तो ये फैक्टर्स होंगे mn, तो ये हो जाएगा phi of m into phi of n if conditional statement if GCD of m n 1 हो जाए, उसका ये मतलब है रिलेटिवली को प्राइम हो जाए। सो phi ऑफ जैसे 20 पता करना है, सो इसको हम दो फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, 4 और 5 पे। तो ये हो जाएगा phi ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय phi ऑफ 5। अब क्योंकि 4 और 5 का GCD 1 है, HCF 1 है ना, सो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि phi ऑफ 20 कैलकुलेट करना टफ है, phi ऑफ 4 और phi ऑफ 5 कैलकुलेट करना रिलेटिवली इजी। तो ये हो जाएगा phi ऑफ 4 into phi ऑफ 5 आ जाएगा। अब phi ऑफ 4 को एक तो तरीका है कि कैलकुलेट कर लें किस तरह से, डेफिनेशन से, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं phi ऑफ 2 raised to power 2 phi ऑफ 5। अब एक प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रही है, अगर बेस p है, ये नेचुरल है, तो ये हो जाएगा p raised to power 2 that is 2 raised to power 2 minus 2 raised to power 1, इससे कम हो जाएगी 1, और इसके phi ऑफ 5 p प्राइम है, सेकंड प्रॉपर्टी से p minus 1 that is 5 minus 1। तो ये हो जाएगा 4 minus 2 minus 4 that is 2 into 4 8। सो phi ऑफ 20 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 8 आ गया। क्या आ सकती है प्रॉपर्टी? ठीक है, और ठीक है। अब इसके बाद प्रॉपर्टी 3, ये प्रॉपर्टी थी थर्ड की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 पर आ गया। प्रॉपर्टी 4, let n belongs to कैपिटल। अच्छा, हमें एक ये नंबर थ्योरी किसी नंबर की प्रॉपर्टी है, अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसको हम किसी डिस्टिंक्ट प्राइम की नेचुरल पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे n अगर कोई नेचुरल नंबर है तो n को ऐसे लिख सकते हैं p1 r1 मल्टीप्लाई p2 r2 p3 r3 and so on till pk r3 where p1 p2 dot pk are distinct primes and r1 r2 and so on till rk are natural numbers। ये पता है ना, ये वाली प्रॉपर्टी। अब हमें पता करना है phi ऑफ n, हमें तो देखना है कि phi ऑफ n क्या होगा। तो phi ऑफ n को बस इधर भी ऑपरेट हो जाएगा, p1 r1 p2 r2 p3 r3 and so on till pk r3। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने देखा था कि अगर ये m और n को प्राइम्स है,
अगर m और n को प्राइम्स हैं तो ये स्प्लिट हो जाएंगे, ये देखा था, ठीक है। अब अगर कोई भी नंबर को प्राइम है तो उसकी कोई भी नेचुरल पावर कर दे वो भी को प्राइम होगी। जैसे 3 और 17 आपस में को प्राइम है, सो अगर इसकी स्क्वायर कर दे दोनों का तो 9 और क्योंकि 9 क्या हो जाएगा 3 into 3 और ये हो जाएगा 17 into 17। तो अभी भी इनका जो HCF आएगा वो तो 1 ही रहने वाला है। तो अगर P1 P2 को प्राइम है तो को प्राइम तो होंगे ही होंगे, और अगर उनकी कोई नेचुरल पावर भी हो जा रही है तो भी को प्राइम ही रहेंगे। तो उसमें हम ये प्रॉपर्टी किसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं पाई ऑफ n, जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई ऑफ P1 R1 पाई ऑफ P2 R2 पाई ऑफ P3 R3 and so on till pi of Pk R। ये आ गया, ठीक है। अब अगर P प्राइम है और R कोई नेचुरल नंबर है तो प्रॉपर्टी हम देखते हैं। P प्राइम n नेचुरल नंबर है तो उसको pi of p raised to power n की वैल्यू क्या हो जाएगी Pn minus Pn minus 1। सो अब देखते हैं इस पाई ऑफ Pn को हम क्या लिख सकते हैं, Pn था तो यहाँ पर P R हो जाएगा P1 R1 माइनस P1 R1 माइनस 1। इसी तरह से ये वाला P2 R2 माइनस P2 R2 माइनस 1 and so on till Pk R raised to power k minus Pk R raised to power k minus 1। ये हो जाएगा पाई ऑफ n। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब सब अच्छा एक काम करते हैं, पाई ऑफ n इस पहले वाले ब्रैकेट से P1 कॉमन करेंगे, P1 को बाहर निकालिए, P1 R सिर्फ हाँ P1 R raised to power 1 को कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस P raised to power R1 माइनस 1 by P raised to power R1। इसी तरह से अगर इससे कॉमन कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा P2 R2 और इधर बचेगा 1 माइनस P R2 माइनस 1 by P R2 P2 सॉरी इधर अब इधर आ जाएगा P1 ठीक। अब यहाँ पर आ जाएगा P के कॉमन कर लेंगे, तब यहाँ पर अंदर बचेगा हमारे पास 1 माइनस P raised to power R के कॉमन होगा P R के माइनस 1 डिवाइडेड बाय P, ये हो जाएगा ठीक। इसके बाद अच्छा ये रख करते हैं, ये प्रॉपर्टी आ जाएगी ना कि P1n जो था मैं लिख दे रहा हूँ ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से देखते हैं, अगर सबसे रखना अब इसको अलग लिख सकते हैं पाई ऑफ m जो है, अगर हम सबसे इससे P1 R raised to power 1, अब ये इसको मल्टीप्लिकेशन पहले लिखें, कम्यूटेटिव होते कोई दिक्कत है नहीं, P2 R raised to power 2 and so on till P के भी आगे कर लेंगे R raised to power k। अब जितना ये सब बचा अब 1 माइनस ये है P के R raised to power 1 माइनस R1 माइनस 1, ये है P raised to power R1 कैंसिल, ऊपर एक नेगेटिव बचेगा जो कि नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा,
तो ये बच जाएगा 1/P1 हो जाएगा। आ गया? हाँ। कोई दिक्कत? फिर उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर 1 - 1/P2 बचेगा। फिर P3 एंड so on till 1 - 1/Pk। लेकिन हमने लेट क्या किया था कि n जो है यही तो है, यही तो है। सो phi of n जो हो जाएगा वो हो जाएगा m into 1 - 1/P1, 1 - 1/P2 and so on till 1 - 1/Pk। और इसी को कहते हैं ऑयलर्स टोस्टियन फॉर्मूला और इसको ऑयलर्स प्रोडक्ट फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक, टोस्टियन का मीनिंग क्या होता है आपको बात एक वर्ड है टोस्टियन। टोस्टियन का मतलब सुना है कभी? हाँ, टोस्टियन का मीनिंग भी होता है। अच्छा, हम क्या ढूंढ रहे थे ऑयलर्स पाई फंक्शन में? हम कुछ नंबर्स ढूंढ रहे थे किसी नेचुरल नंबर से कम जो रिलेटिवली को प्राइम हो जाए। तो टोस्टियन का जो मीनिंग होता है वो यही होता है, नंबर ऑफ, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन द गिवन नंबर एंड रिलेटिवली को प्राइम विद दैट नंबर। ये टोस्टियन का मीनिंग है। इसको एक अलग तरीके से क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मूला है। टोस्टियन एक नंबर बता रहा है, नंबर ऑफ दोस, हाँ, नंबर ऑफ दोस पॉजिटिव इंटीजर्स, दोस पॉजिटिव नंबर्स व्हिच आर रिलेटिवली को प्राइम और लेस देन दैट। ठीक है, ये तो इस वर्ड का मीनिंग था। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, पाई ऑफ n। सो इसको क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मूला इसलिए कह रहे थे, अब अच्छा तो लगेगा। p यहाँ पर p जो है वो प्राइम्स है। अच्छा, p पर कोई जनरलाइजेशन कर नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं। तो p इज प्राइम n 1 - 1/P। ये है, इसी वजह से इसका नाम जो दिया गया है वो है प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक, यहाँ तक आ गया? ये फाइनाइट प्रोडक्ट सीरीज है ना? फाइनाइट प्रोडक्ट सीरीज है ना ये 1 - 1/P। हाँ हाँ, वो n नेचुरल काउंटेबली फाइनाइट ही है ना। नेचुरल वो कर दो I1 से अरे 1 से के क्या I कर दो वहां पे, मतलब pi अच्छा, का हाँ ये हाँ सॉरी ओवर I कर दो। I = 1 से k और p प्राइम में। तो मान लो तुम्हारा फैक्टराइजेशन कभी काम ना करे, ऐसा तो होता नहीं है ना जनरली। हमारे पास इसको तो कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर थ्योरी। हाँ, ये होता है कि हर एक नंबर को तुम फैक्टराइज कर हाँ, सकते हो। बहुत सारे केसेस में देखना जब तुम क्लास ग्रुप करके चीज होती है, अच्छा नंबर नेचुरल ही होंगे वो। नहीं तो फिर वहाँ नंबर्स में नहीं रहेंगे। हाँ, तो बात वही है ना, ऑयलर्स की जो ये नंबर थ्योरी का पार्ट है, ये जो ऑयलर्स का फंक्शन है नंबर थ्योरी का, इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर्स ही है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर्स है। जो नंबर थ्योरी थ्योरी देखो तो कभी-कभी फैक्टराइजेशन उसको कहते हैं फेलियर ऑफ यूनिक फैक्टराइजेशन। ये होता है फैक्टराइजेशन कहते हैं उसको। है फंडामेंटल। हाँ, ये तो फंडामेंटल। बहुत जगह पे तुम देखोगे, इसलिए जरूरी है फाइव फंक्शन इज अ मैप फ्रॉम n to n। n to n, हाँ, इसीलिए उन्होंने तो जो नंबर थ्योरेटिक फंक्शन का पार्ट है वहाँ तो कोडोमेन कॉम्प्लेक्स था ना, उसको भी उन्होंने छोटा कर दिया, बाउंड कर दिया, इसीलिए उसको भी नेचुरल, हाँ उसको भी नेचुरल कर दिया। ठीक, ये आ गया यहाँ तक सब क्लियर? इसके आगे ये प्रॉपर्टी 4 थी, अच्छा है ना। अब प्रॉपर्टी 5 एक अच्छा ऐसा भी कुछ होता है ना कि किसी भी नेचुरल नंबर को
प्राइम्स के मल्टीपल्स में ले सकते हैं। वही था, वो यही था। नहीं, ये प्राइम की पावर नहीं, वही प्राइम हो की गया। मतलब पावर ऐसा है, मैं बता दूं। अच्छा पावर 100 है ना, देखो अच्छा, 100 है तो 100 को 2 रेज़ टू पावर 2 into 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। यही है। अब अगर इसको 10 कर दें तो 2 into 5 हो जाएगा। यानी वो तो कि तुम दो का बात पावर। कह रहे हो ना, वो एक पर्टिकुलर केस के लिए जब सारे R1 हो जाएं, R1 भी 1 हो जाए, R2 भी 1 हो जाए, और वो थोड़ा सा जनरल केस था। ये इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर थ्योरी। जो हम बता रहे हैं। हाँ। ये नहीं तो वो नहीं दोनों तो same कोई चीज़ चीज है, वो सेम बात है, सेम बात है। वो जहाँ पर सारे R जो है वो 1 हो जाएंगे, जो सारे P है ना, जैसे ये पाई जो था, अब जैसे देखो 100 को तुम जो n था ना, ये P1 R1 P2 R2 लेते हैं, दो ही प्राइम वेक्टर्स में फैक्टराइज होगा, ठीक है। तो 2 और 1, अगर कोई नंबर जिसके सारे दो वेक्टर्स प्राइम हैं और ये 2 और 5, और अगर पावर 1 हो गई तो वो नंबर 10 हो जाएगा। अगर R2 हो गया और R1 2 हो गया और R2 1 हो जाए तो 2 रेज़ टू पावर 2 into 5 और 5 जा 20 आ जाएगा। तो इस तरह से जब सारे R1 हो जाएंगे तो सिर्फ प्राइम के वेक्टर्स में ब्रेक होगा। देखो 100 R1 और R2 अलग-अलग भी हो सकती है। हाँ, P1 P पर रिस्ट्रिक्शन है कि डिस्टिंक्ट होने ही चाहिए, R पर कोई नहीं, R कोई भी हो सकते हैं। R भी एक साइमल्टेनियस सेम नंबर हो सकते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर, R कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन P पर सब पर रिस्ट्रिक्शन है कि उनको डिस्टिंक्ट इसका होना प्रूफ भी देखना तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नहीं ये पढ़ा था हमने, हाँ। इसमें दो कंस्ट्रक्चर्स भी आए थे उसमें, जो हम वो पढ़ रहे थे मर्सन करके जो प्राइम्स। अरे ये बेसिकली पूरा पार्ट नंबर थ्योरी का, लेकिन थोड़ा सा यूज होता है। तो जो करना है प्राइम जो n है किसी भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। हाँ, किसी भी वन natural- कैसे करेंगे? क्या? 1 को कैसे करेंगे? 1 को 1 है बस 1 को सिर्फ 1 1 भी है 1 मतलब नेचुरल प्राइम ही तो हो सकता है ना। प्राइम के स्टार्टिंग अगर तुम 5 पे लिखना हो तो कैसे? नहीं 1 को 1 क्यों करोगे तो 1 को किसी 1 पर रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए वहां पर वो n ग्रेटर देन 1 लिखना पड़ता है जगह, किसी कंडीशन की फंक्शन में लिखा था ना, फाई ऑफ 1 को इसलिए लिखा वहां है। पे तो देखा था। हाँ, तो 1 को लिखना है तो जैसे 2 रेज़ टू पावर 0, फिर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा होल नंबर के लिए, 0 नेचुरल नहीं है ना, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, इसीलिए वहां पर कंडीशन लगा देते हैं n ग्रेटर देन मुझे लिखना चाहिए था वहां पर। r क्या हो सकता है? r नेचुरल R नंबर से आना। R नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, ये जो n है यहाँ पे ऐसा है ना, वो सॉरी वो वहां पर शायद कंडीशन रहेगी कि n 1 नहीं होना चाहिए, n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और फिर 2 को भी कैसे करेंगे फिर? हां 2 2 तो 2 का तो पावर प्राइम है ना, मतलब 2 का पावर 2 तो प्राइम है, ठीक है, हो गया। और कोई डाउट? हमें तो बड़ा मस्त लग रहा है सुन के किसी भी नेचुरल नंबर। हाँ, ये उसमें एक्सेप्ट 1। अच्छा ठीक है नंबर थ्योरी ना पता है इसके प्रूफ्स तुम कभी देखना है इतना अजीब होता है ना प्रूफ ही तो है इसमें। नंबर नहीं इसका प्रूफ कैसे निकालोगे तुम कि तुम इसका किसी भी proof नंबर इतना के simple नहीं होगा। Unnecessary। इसका बहुत मतलब या फिर ये प्रूफ निकालो कि दे आर इनफिनिटली मेनी प्राइम्स ये इसका प्रूफ निकालो इसका निकाल सकते हैं, बड़ा है क्योंकि इसलिए निकाल सकते हैं। पता है और इसको बोलते हैं ये मतलब है ना मतलब ऑफ डिलेट नंबर Fundamental यूक्लिड का है ना ये कि ऑइलर हाँ, यूक्लिड का है। नहीं क्या? यूक्लिड करने वाला है यूक्लिड वाला क्या? क्या प्यारा इनफिनिटली मेनी प्राइम्स इनफाइनाइट यूक्लिड। ऑयलर ये तो अभी Euler- यूक्लिड तो बहुत पहले हो वो गया। यूक्लिड हम ऐसे याद करते हैं। नहीं यूक्लिड पता है यूक्लिड एक्सियम्स हो गया ज्योमेट्री नहीं हाँ। यूक्लिड में एक प्रॉब्लम भी है। यूक्लिड कोई इंसान समझता है एक नाम है, कुछ लोग समझते हैं ग्रुप ऑफ पीपल है। वो अलेक्जेंड्रिया में उनकी बर्थ हुई थी और ज्यादातर पॉस्टुलेट 25 पॉस्टुलेट्स हुए। और बाकी सर कभी इंटरनेट में और बाकी इनके नाम से कुछ है क्या? किनके नाम से? और बाकी क्योंकि सुना है। ये सुना तो मैंने भी ये आदमी नहीं है कोई एक ग्रुप था लेकिन अपने आप को इंसान की तरह रिप्रेजेंट कर रहा था एनोनिमसली। अरे ये निकोलस बुर्बाकी नाम नहीं पता, ये तो हर जगह हुआ। फिलॉसफी में चार्वाक के लिए एक इंसान था कि वो वैसे बहुत जगह हुआ है ना। कहाँ तक थी 4 प्रॉपर्टीज हो गई थी। अब एक प्रॉपर्टी मैं ऐसे लिख रहा हूँ उसका प्रूफ नहीं कर सकता, मतलब अभी नहीं करेंगे ना, फिर बड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। वैल्यू ऑफ phi n is even if n is greater than 2।
ठीक है, जब भी इवन ही मिलेगी, इसको भी प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, अभी तक हम देख रहे थे एक ही, इसका भी प्रूफ नहीं क्योंकि और भी बहुत सारे हैं। ये ऊपर जो 5th नंबर है ये प्रूफ हो चुका है या फिर कंजक्चर है? नहीं ये सब प्रूफ हो चुका ये सब प्रूफ हो चुका है, सब प्रूफ हो चुका है। वहाँ पर कंजक्चर नहीं है, वो तो फिर बताना पड़ेगा ना कौन कंजक्चर है कौन हाइपोथेसिस है। लेकिन प्राइम्स तो अभी भी ढूंढे जा रहे हैं, सबसे बड़ा प्राइम कौन सा? अभी भी नहीं। एक और प्रॉपर्टी वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि उसका भी प्रूफ करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, हमने देखा था, हमारा सेट देखा था कौन सा, जो इसकी काट है कि पाई ऑफ n जो था वो हमने ये ले लिया था। एक सेट होगा जिसमें ऐसे नंबर्स आएंगे जो बिलोंग करते हो नेचुरल नंबर को, और एक कंडीशन होगी उनका जीसीडी इनके साथ 1 हो और लेस देन जीसीडी ऑफ x, n जो हो जाए वो 1 हो जाए। इसकी काट है। तो अच्छा, इसमें कैसे कैसे एलिमेंट्स आ रहे होंगे तो मैं लेट कर लेता हूँ कि इसमें a1 नाम का कोई एलिमेंट आया होगा, a2 आएगा कोई, a3 आएगा और ak तक के कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर उनको ऐड करेंगे तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो ये n phi n अपॉन ये। अगर चेक करना हो तो हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर कर सकते हैं, प्रूफ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे पाई ऑफ 10 की बात की है तो एक तो तरीका था कैलकुलेट करें, एक था कि इनका जीसीडी मुझे पता है 2 × 5 लिख सकते हैं, दोनों रिलेटिवली वो प्राइम्स हैं, तो ये ब्रेक हो जाएगा पाई ऑफ 2 में और पाई ऑफ 5 में। पाई ऑफ 2 में पता था कि ये 1 होगा और ये होता है कि मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। कौन कौन से होंगे? सो 10 के साथ जीसीडी 1 का तो 1 और 10 का एक पेयर बन जाएगा, 2 के साथ नहीं होगा 3 के साथ बन जाएगा, 5 3 है 10 6 5 नहीं हो पाए 7 के साथ 7 हो जाएगा, 9 9 के साथ हो जाएगा जीसीडी 4 है ना, 4 हो गए। इसका सम कर लेते हैं, 9 9 3 12 plus 7 plus 1 that is 20, so 1 plus 3 plus 7 plus 9 जो कि 20 आ रहा है। ये तो हो गया LHS। RHS देखना था, n हमारे पास कितना है, n क्या था, n था 10 था ना, n हमारे पास था 10, 10 नेक्स्ट pi n क्या है 4 4, 20 तो ये आ जाएगा 20। ये हो गया वेरीफाई हो गया। ये यहाँ तक ऑयलर्स पाई फंक्शन खत्म हो गया। ऑयलर्स पाई फंक्शन हमने का कोई और डाउट अभी तक तो काम है नहीं, आपको कोई डाउट हो, कोई नया आइडिया? हाँ हाँ जरूर। अरे मेरे बैग में डेबिट फुल पड़ी है, देख लेना। सही बताओ, हाँ ले आए। वापस कर सकते हो? नहीं नहीं, पढ़ने के आज कोई डाउट आ जाए तो काट देना भाई से। अभी और रखी है? हाँ एक बेटफोर्ड बहुत अच्छी बुक है। हाँ, लेकिन वो थोड़ी सी अगर आपने पूरी पढ़ रखी है तभी थोड़ा सा तभी हेल्पफुल है, पहले गैलियान रेफर करो उसके लिए। एक्चुअली इसको बहुत लोग जैसे आईटी में ना पीएचडी वाले लोग भी, हाँ वो तो मैंने एक TFIR के जो 5-6 लोगों के इंटरव्यूज देखे थे ना, तो उनमें सबने ये रेफर किए थे कि आप प्लीज बहुत खतरनाक है। इसकी को वालों को उन्होंने भी किया था जो मुझे लिखे गया था। चलो फिर अब पहला ऑयलर्स पाई फंक्शन हो गया। अब दूसरा है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस। दूसरा फंक्शन था हमारा नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस। इसको डिनोट करेंगे हम लोग टाउ ऑफ n से, ठीक है। सो पहले लेट कर लेंगे क्या कि जितनी बातें हैं हम सारी नेचुरल नंबर्स में ही करेंगे। हमारा डोमेन भी नेचुरल है अब और को डोमेन भी नेचुरल है, ठीक है। तो n बिलोंग करता है, तो टाउ ऑफ जो n सॉरी 1 वो है 1,
क्योंकि इसका एक ही पॉजिटिव डिवाइजर है, दैट इज n। इसके बाद अब टाउ ऑफ n क्या होता है? अच्छा एक हमें पता है किसी नंबर को if n is greater than 1, तो हमें पता है नंबर को रिलेटिवली प्राइम की डिस्टिंक्ट रियल उसमें नेचुरल पावर्स में लिख सकते हैं, p2 r2 p3 r3 and so on till pk r ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, जो वैल्यू होगी टाउ ऑफ n की वो ऐसे हो जाएगी r1 plus 1 r2 plus 1 and so on till rk plus 1। इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन हम लोग अभी डेफिनेशन ही देखेंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर है, अगर वो नेचुरल नंबर है तो 1 होगा तो उसकी वैल्यू 1 है, अगर 1 से बड़ा है तो उसको पहले हम डिस्टिंक्ट प्राइम की नेचुरल पावर्स फैक्टराइज कर लिख सकते हैं और फिर जो पावर्स आएंगी उसमें +1 मल्टीप्लाई ऐसे करके ये टाउ ऑफ n की वैल्यू आ जाएगी। पावर 0 भी हो सकती है। हाँ, पावर 0 भी हो सकती है। जैसे मान लो जैसे ऐसे था 10 लिखा है तो 10 को मैंने ऐसे लिखा है 2 into 3 into 5, ये तीनों क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, उसको तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यू है। अच्छा ये देगा क्या? ये हमें किसी भी नेचुरल नंबर के सारे पॉजिटिव डिवाइजर बताते हैं, नंबर बताएगा कितने पॉजिटिव डिवाइजर एग्जिस्ट करेंगे ये बताएगा। हाँ, कोई भी अगर नेचुरल नंबर है तो उसके कितने पॉजिटिव डिवाइजर एग्जिस्ट करेंगे वो बता देगा। 6 के लिए बोलेगा 2। हाँ, जैसे हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि 100 के कितने हो जाएंगे, 100 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हो जाएंगे, ये करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 100 को डिस्टिंक्ट प्राइम की नेचुरल पावर में लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power 2, ऐसे लिख सकते हैं। 5 20 by 4 100। तो हमें ये पता है कि इस तरह से लिखा जा सकता था, टाउ ऑफ n होता क्या है, r1 plus 1 2 plus 1, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय r2 plus 2 दैट इज 3, तो कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। तो इसके कितने डिवाइजर्स एग्जिस्ट करेंगे, 9 करेंगे, 9 पॉजिटिव डिवाइजर्स ही एग्जिस्ट करेंगे। अब बात ये भी नहीं है कि एग्जिस्ट करेंगे, अब पता कैसे करेंगे कौन से हैं। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें एक फंक्शन है जो बता देता है कि कितने पॉजिटिव डिवाइजर एग्जिस्ट करेंगे, तो हेल्पफुल है काफी। ठीक है, अब कौन से हैं ये कैसे पता करेंगे, ये बताता है कि कितना एफर्ट तुम्हें लगाना है। हाँ नहीं अब चला कि हम लोग दिमाग लगाए ना, देखो अगर होंगे देखो अगर ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हैं, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, ये मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। इसके देखो इसका जो मैक्सिमम फैक्टर होगा, सबसे मैक्स वैल्यू वाला, वो क्या होगा 100 होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम एक सेट में 2 raised to power 0 2 raised to power 1 2 raised to power 2 ऐसे लिख लें। ठीक है, इसमें क्या करें, 5 raised to power 0 5 raised to power 1 5 raised to power 2 लिख लें और सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन लगा कर चेक करें। तो एक तो हमें पता है 2 raised to power 0 5 raised to power, एक फैक्टर क्या हो गया फैक्टर्स, तो एक तो 1 हो जाएगा, 2 raised to power 0 into 5 raised to power 1 that is 5, तो एक दूसरा फैक्टर क्या आ गया 5, 2 into 25, तीन फैक्टर लिए गए हैं, 2 raised to power 1 into 5 raised to power 0 2 2 raised to power 1 5 raised to power 1 10 2 raised to power 1 5 raised to power 2 20 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 2 raised to power 2 5 raised to power 0 4 2 raised to power 20 और 100, तो इतने ही फैक्टर्स एग्जिस्ट
और कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, हाँ, 9 हाँ, दूनी 20, 50, 50। दो दो करके चलेगा। हाँ, तो उसमें बस इसकी पावर में जो ये पावर है ना, इसकी पावर बस हमें यही देखना है कि इससे छोटे कौन सा फैक्टर है जो इसकी प्राइम जिनकी नेचुरल पावर इनसे कम है और डिस्टिंक्ट प्राइम के मल्टीपल में एडजस्ट कर रहे हैं। हमने वही तो किया 2 raised to power 0 1 2, तो 0 1 2 से एक बार और इधर 0 1 2 मैक्सिमम पावर तक कर दी और सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर चेक कर लिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद तीसरा है एक है अब 3 के ऑयल एंड बाइफंक्शन हो गया, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर हो गया, अब है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या होगा। तो अब आता है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, इसको हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा ऑफ n से फिर वही हम सारे इनको नेचुरली कंसीडर करेंगे। अगर n 1 हुआ तो सिग्मा ऑफ 1 1 ही हो जाता है। ये अच्छा तीनों में आ रहा है। हाँ, क्योंकि डोमेन नेचुरल है और वो डोमेन भी नेचुरल रहेगा, है ना। अब अगर n जो हो जाए वो बड़ा हो जाए 1 से, तब क्या होगा? जो सिग्मा ऑफ n है वो ऐसे होता है। हमें एक वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से कंसीडर करेंगे कि कोई एक नेचुरल नंबर है जो कि डिस्टिंक्ट प्राइम की नेचुरल पावर में लिखा है p के r raised to पावर ऐसे लिखा है। ये कैसे होगा? इसकी वैल्यू आएगी p जो ये पहला प्राइम है इसकी पावर 0, तो p raised to पावर 0 1 हो जाएगा 1 प्लस p raised to पावर 1, इसको इटरेट करेंगे 0 से r1 तक, सारी पावर्स को ऐड करके और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो p raised to पावर 1 p1 प्लस p1 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल p1 r1। फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस p2 प्लस p2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल p2 r2 एंड सो ऑन टिल 1 प्लस pk प्लस p स्क्वायर एंड सो ऑन टिल p r टू पावर k। ये आ गया। अच्छा, ये क्या दिख रहा है? ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रही है, ये तो दिख रही है ना। तो अब इसका एक और एक्सप्रेशन हो सकता है। कैसे? हमें पता है कि सम ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्मूला होता है ये ऐसे होता है a r m - 1 on r - 1, ये उसका ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 r1 प्लस r1 प्लस 1 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, तो सम लिख रहे हैं। फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो p1, नंबर ऑफ टर्म्स r1 प्लस माइनस बाई p1 माइनस 1। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं p2 r2 प्लस 1 माइनस 1 ऑन p2 माइनस 1। और उसका एक्सप्रेशन लिखने का एक तरीका ये भी है pk r raised to power k plus 1 minus 1 upon p k minus 1। ये भी एक एक्सप्रेशन होता है सिग्मा n, दैट इज सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स का। एक एग्जांपल जरूर करें। अब हमें तो एक बात बता दी। अच्छा, हमें सारे फैक्टर्स याद है 100 के? अब तो याद है ना, 9 देख लिए। हमें पता है कि 9 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं ये सही है कि नहीं है, ठीक। हमें पता है कि सिग्मा ऑफ 100 जो है
इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा ये 100 तुम्हें पता है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power 2, ये पता है। इसको इस तरह से देखें तो ये हो जाएगा p 2 raised to power 2 plus 1 3 minus 1 upon 2 minus 1 1 multiply by 5 raised to power 3 2 plus 1 3 minus 1 by 5 minus 1 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 minus 1 7 multiply by 125 minus 124 by 4, ये 3 और 1 so 3 7 और 3 21 3 ये दिया गया 2 1 7 आ जाएगा। और बाकी सारे फैक्टर्स हम अगर चेक कर लें जो 100 के थे तो 100 plus 50 150 25 175 फिर 20 फिर 175 यहाँ तक हो गया, फिर 195 हो जाएगा, फिर 10 तो 1205 फिर 5 कितना हो जाएगा 10 हो गया, फिर 5 आ जाएगा तो 2 1 0 फिर 4 रिस्पेक्ट 4 2 1 4 2 1 7 चेक भी कर सकते हैं ना। प्रूफ करना थोड़ा सा अभी टिपिकल है, लेकिन हाँ हम लोग एक्सप्रेशन को जस्टिफाई करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज टू रीडर्स। अब हाँ जरूर ये वाले जो जितने प्रूफ हैं उनको नंबर थ्योरी में इधर उधर से क्योंकि बहुत बड़ा होता है यार नंबर थ्योरी में मैनिपुलेशन बहुत है। हाँ सारा गेम मैनिपुलेशन। हाँ बस एक यहाँ से अगर यहाँ तक आने में भी मैनिपुलेशन ही लगी है। अगर हाँ अगर थोड़ा सा एक्सप्रेशन को आपने सही से नहीं देखा तो बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। मैनिपुलेशन इतना नहीं होता है, लेकिन यहाँ बहुत खतरनाक जो यूक्लिड वाला है, अरे ऑयलर वाला, उसी के इतने सारे मेथड्स दिए हैं। सारे मैनिपुलेशन में होंगे, देखना सारे देखे नहीं हैं, लेकिन 4 से 5 प्रूफ हैं। अरे पता है पाइथागोरस के 600 के ओवर वो कुछ भी करके हो जाएगा, मतलब इतना पता नहीं क्या है, इतना इंट्यूटिव आइडिया है कि 100 के ओवर। अरे उसने हर साइंस यूज कर लिया उन्होंने मैथमेटिक्स में लीन प्रोग्राम करके पढ़ना। तो यहाँ तक हो गया था नंबर थ्योरी का पार्ट जो कि आगे काम आ सकता था। ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी। सो ग्रुप थ्योरी ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले दो बातें कंपोजिशन क्या होता है, तो कंपोजिशन क्या होता है ना, क्योंकि ग्रुप कैसे बनेंगे वो सब कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा। फिर कंपोजिशन अगर हम फील्ड की बात करें तो वहां तक तो इंटरनली काम करता है, लेकिन वेक्टर स्पेस में एक्सटर्नल यूज है, तो वो भी देखेंगे कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, फिर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, फिर ग्रुप, फिर अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन, अल्टरनेटिंग, क्लैम्फोर, कॉस टेबल की सी होती है, कौन सी टेबल होती है? ऑर्थर के लिए वो जो गैलियन है उन्होंने एक बात अच्छी की, हर चैप्टर के एंड में एक पैराग्राफ दे रखा है किसी मैथमेटिशियन को डिवोट करके, जैसे उन्होंने एबल के बारे में बहुत अच्छा दिया उन्होंने, उसमें भी दिया था। उसी में बेल्स अच्छा, अगर इसकी नहीं ग्रुप थ्योरी की यूटिलिटी क्या है तो जरूर डमिटफुट पढ़ें। जब स्टार्ट करते हैं तो 1.5 पेज उसका यूज ही दिया है कि कहाँ यूज हो रहा, फिफ्थ ऑर्डर की डिग्री कैसे, उसमें प्रूफ भी दिया है सबका, क्विंटिक के जनरल ये वैसे स्टार्ट भी इसी से हुआ था, गैलोहा ने स्टार्ट किया था। हाँ, उन्होंने फिर बहुत अच्छा दिया है कि प्रूफ किया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता है, आराम से प्रूफ हो जाता है। फिर क्यूबिक के लिए कार्डनोस, इस पे तो पूरी हाँ हिस्ट्री है। फिर कार्डनोस मेथड से क्वांटिक इक्वेशंस है, फिर क्वाड्रेटिक
के क्वेश्चन के लिए फरारीस मेथड कैसे, उसका प्रूफ दिया कि कैसे आ रहा है सब, फिर क्वांटिक के लिए क्यों नहीं होता, ये और भी बहुत सारे यूज हैं उनके। ऑयलर ने बहुत सारा काम किया उस पर, तो पहले पेज में है, तो अगर पढ़ना हो जरूर रेफर करें, ठीक। अब हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, वो तो थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपोजिशन की, क्या होता है। कंपोजिशन क्या होता है? अब कंपोजिशन is a rule over set which combines two elements of set and produce a new element of the set। तो कंपोजिशन क्या होती है? एक रूल होता है जो उसी सेट के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करेगा और उसी सेट का एक नया एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, इसमें भी रूल है। हाँ रूल है, वो रूल फंक्शन वाला ही है ना, कि एक मतलब रूल का मतलब है कि मैप कैसे हो रहा, वही। अब कंपोजिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है? इंटरनल कंपोजिशन, a composition on set has that combines element, two elements, two elements of set S and produce a new element of the same set S। लेट के लिए जैसे कोई पाई एक कंपोजिशन है, सो वो S से दो एलिमेंट को एक नया एलिमेंट बना देगी। दो एलिमेंट S से आएंगे, A और B, और कोई एक नया एलिमेंट C हमें मिल जाएगा। इंटरनल कंपोजिशन का ही दूसरा नाम होता है बाइनरी ऑपरेशन। इट इज आल्सो नोन एज क्लोजर। हाँ क्लोजर, नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। क्लोजर ऐसे पता चल रहा है ना, S के दो एलिमेंट एक S का नया एलिमेंट बनाएंगे, तो S का एलिमेंट बनना इसका मतलब बाउंडेड है, तो और बाइनरी मतलब कि दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और एक नया एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो और इसका मतलब जब भी कहीं ये वर्ड बोला जाए उसमें एक इनहेरिटेंट वर्ड होता है क्लोजर, है ना। तो अभी ग्रुप डिफाइन करेंगे तब वहां देखेंगे क्यों लिखा है, ठीक है। तो कंपोजिशन कोई रूल हो जिससे कोई सेट के एलिमेंट्स कंबाइन करें, सेम सेट की करते हैं तो इंटरनल, और अगर एक्सटर्नल की बात नहीं कर लेते हैं। ये हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, लीनियर अलजेब्रा का पहला लेक्चर किया था, तब भी उसमें बताया था। सो क्या हो जाएगा, अब कंपोजिशन on S over F is
एक्सटर्नल कंपोजिशन if one element of S and one element of F combines to give new element of S. ये इस तरह का हो जाएगा जैसे कोई साई क्या हो जाएगा S क्रॉस F से S बनाकर ये वेक्टर स्पेस में हम लोग करते थे किसी वेक्टर स्पेस ये आप समझ में आ कंपोजिशन आ रहा है कोई प्रॉब्लम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अब अच्छा मेनली ये पार्ट उसमें वेक्टर स्पेस का था तो लीनियर में ज्यादा सही था अब बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन के एग्जांपल कंपोजिशन या फिर मैप जो बोलते हैं उसमें दो चीजें आनी चाहिए इसमें कंपोजिशन मैप ये सब चीज में दो चीजें आनी चाहिए हाँ एक आता है सोर्स हाँ होता है टारगेट हाँ बिना टारगेट के सोर्स कंपोजिशन का मतलब बना पाएगा कभी मतलब जैसे यहाँ पे सोर्स क्या है S क्रॉस S हाँ, S और टारगेट क्या है S S हाँ बिना टारगेट के कंपोजिशन कैसे कोई बना पाएगा कोई कंपोजिशन बिना टारगेट के मतलब कुछ असाइन नहीं करना अगर तुम्हें पता ही ना हो तुम्हें कहाँ जाना है हाँ 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 मैं एग्जांपल बताता हूँ जैसे समथिंग बाय जीरो रियल नहीं है कैसा नंबर पता भी तो नहीं ना इन्फिनिटी कैसे नंबर है किसी को नहीं पता इन्फिनिटी के बारे में हमें पता है ना कि वो कैसा कंपोजिशन हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 0 तभी इन्फिनिटी को तुम बोल दोगे कि हाँ एक डेस्टिनेशन है हाँ मतलब तुम्हें बताया ही ना जाए कि तुम्हें कहीं नहीं कंपोजिशन का मतलब ही यही होगा कंपोजिशन को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि पहले कि सोर्स से सोर्स से टारगेट टारगेट डिफाइन करना है कंपोजिशन वो बता रहा ना कि कैसे मैप रिलेटेड है बस जैसे फंक्शन को मैपिंग बोलते हैं हाँ मैथ दो ही चीज से बनी रहती है एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है चलो अब एग्जांपल ले हाँ एक मैप तो तुमने अभी मैप्स बता दिए हाँ प्योर मैथ्स तो पूरी बस दो ही चीजों से है मैप ऑब्जेक्ट कैसे हो रहे अब एग्जांपल देखते हैं ठीक है तो क्या सेगमेंट एक सेगमेंट मैंने बनाया था क्या मेरे सवालों का जवाब में मासा वाला क्वेश्चन लग रहा है हाँ ये वैसे ही बनाया था उन्होंने एग्रीकल्चर का पेपर बनाया पानी चन्ना रे हाँ पानी चलना दे अभी ऐसे थ्योरम सवाल हाँ बाजू तो बेल्ट है बाजू का बड़ी स्कैम 13 क्या आपके पास ये तो पता है ये तो मुझे उससे वेब सीरीज से इंस्पायर लग रहा था स्कैम 13 हाँ हाँ वो 1992 बोलता है कि आप एमआई करके क्या था एमआई गुड एम वो एम वाला एम नंबर्स पे कोएफिशिएंट्स के एमआई हाँ 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 वो एम ऐसा था एम आई गुड एमआई गुड पहले तो लग रहा था ब्लैक सी हाँ हाँ मैं बताता हूँ अरे वो जो किया था मैंने क्या नाम था इंटरफेरेंस का था सीएमडी से था फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड था काफी अच्छे क्वेश्चन है ठीक है चलो चेक कर लेते हैं तो चेक क्या करना था इसमें मुझे समझ में नहीं आया बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है ठीक है अच्छा अब चेक करेंगे कि का मेरे सवालों का मेरे सवाल जवाब दो सवालों जवाब दो सवालों का जवाब मेरे सवालों जवाब दो चलो ठीक है आओ चलो देखते हैं तो पहले हमें सेट डिफाइन करना पड़ेगा है ना कि किस पर है सो रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा रियल नंबर सारे रियल नंबर ऐड होकर कोई हमेशा नया रियल बनाएंगे पक्का तो ये बाइनरी ऑपरेशन है दूसरा अच्छा दो रियल नंबर का अगर एलसीएम करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन होगा दो रियल नंबर का एलसीएम
एक नया रियल नंबर तो बनाएगा कोई, हाँ। तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन बाइनरी होगा? दो नेचुरल नंबर नहीं होगा। हाँ अच्छा, नहीं होगा ना, हाँ नहीं होगा। तो क्रॉस। हाँ सॉरी, क्रॉस। रैशनल नंबर का एडिशन कैसा होगा? बाइनरी होगा हाँ पक्का? इररेशनल नंबर का एडिशन बाइनरी होगा? होगा पक्का? इरेशनल का इररेशनल का एडिशन सब बाइनरी होगा? नहीं जीरो वाला है नॉट, तो ये बाइनरी नहीं होगा। और भी रियल किसी मैक्सिमम वैल्यू के साथ, रियल दो रियल नंबर सिलेक्ट करें, उनकी कोई मैक्सिमम वैल्यू बाइनरी ही होगी, तो ये भी बाइनरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब सब बाइनरी में क्लियर? बाइनरी का सीधा सीधा मतलब क्लोजर होना चाहिए। हाँ, अंडर ऑपरेशन। अब बात आती है अलजेब्रा स्ट्रक्चर की। Algebraic structure क्या होगा? So algebraic structure पर definition है a non-empty set together with one or more binary operation। चलो एक बहुत अजीब सा सवाल पूछूं मैं। तुम और नॉन एम्प्टी सेट बोलते हो, क्या कभी एन एम्प्टी सेट बोल पाओगे? क्या? आर्टिकल का यूज नहीं नहीं, अरे आर्टिकल का की नहीं है। जैसे यहाँ ए एम्प्टी है, ठीक है? ऐसी मैंने कोई एक और बात देखी थी, क्या था? और भी हो सकता याद नहीं आ, चलो देखिए। A non-empty set together with one or more binary operation is called algebraic structure। Example, so पहला real number with addition or multiplication, दूसरा real number with LCM GCD, तीसरा natural number with addition multiplication, fourth number natural number with max value minimum value, सारे algebraic structure। अब बात करते हैं ग्रुपॉइड की। ग्रुपॉइड का नहीं, ये तो दो ऑपरेशन कहते हैं, एक ऑपरेशन के साथ भी हो सकता है ना? हाँ, एक मतलब वन वन कोई भी हो सकता है ना, पांचवा विद n रिलेशन हो सकता है। ठीक, अब ग्रुपॉइड का, अच्छा यहाँ पर और भी हो सकते हैं ना, चलिए दो के साथ। हाँ नहीं, बहुत सारे, 3-4 के साथ भी ले। R with respect to addition, multiplication, LCM, GCD and so on so on। ठीक है, कितने भी ग्रुपॉइड का होता है। और ये जरूरी नहीं है क्लोज हो या ना हो। क्लोज होना बाइनरी, जैसे ही बाइनरी लिख दिया ना, बाइनरी का ऑटोमेटिक मीनिंग है कि क्लोज तो होगा ही होगा। ग्रुपॉइड क्या होता है? A non-empty set together with single binary operation।
is called ग्रुपॉइड। ठीक है, एग्जाम्पल, तो नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुपॉइड है पहला। दूसरा, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुपॉइड है। अब एक बात आती है, नहीं क्या, अब हम एक काम करते हैं, बात नहीं क्या, ग्रुपॉइड का थर्ड एग्जांपल देखो क्या। अब अगर हम कोई एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, फंक्शन कैसा है, अब हमें अच्छा हम ऑपरेशन की हमारा जो मेन मोटो है वो ऑपरेशन की तरफ जाता है, ऑपरेशन को हम देखेंगे। ठीक है, तो अब ऑपरेशन कैसे कैसे आ सकते हैं, तो ऑपरेशन का सीधा सीधा मतलब है जो दो एलिमेंट्स को कंबाइन करे एक नया एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ कंपोजिशन। ठीक है, कुछ भी हो जाए। अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में करें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, क्या ये भी कोई वर्ड होता है, ये चेक करना है। हाँ, चेक कर लेते हैं। सो इसके लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। क्या है? तो फाई ऑफ a, b नाम से एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो ऐसे एलिमेंट्स कंटेन करता है, ax plus b where a, b both belongs to R। ठीक, अब ये चेक करना है ग्रुपॉइड है कि नहीं। अगर ग्रुपॉइड है इसका मतलब है कि दो फंक्शन का कंपोजिशन किया जाए और उससे जो नया फंक्शन आए उसका स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहे। क्या स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहे। और तो एक अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक इस टाइप का फंक्शन ये है, तो एक फाई c, d टाइप का फंक्शन क्या आ जाएगा, ex plus d where c and d belongs to R। अब हमें चेक करना है फाई ऑफ a, b कंपोजिशन ऑफ फाई ऑफ c, d। इसका मतलब ये है कि फाई ऑफ a, b और फाई ऑफ c, d। अब फाई ऑफ c, d क्या है, cx plus d। तो फाई ऑफ a, b cx plus, लेकिन फाई ऑफ a की प्रॉपर्टी क्या है, क्या करता है, जो अंदर है उसको पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। इसके अंदर क्या है पूरा cx plus d और a के साथ मल्टीप्लाई कर देगा cx plus d और फिर ऐड कर देगा प्लस b। सो ये क्या आ जाएगा, acx plus ad plus b, ये आ गया। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाई ऑफ a, b और c, d ये आ गया। अच्छा, अगर हम ac को इधर लेना, इसको कैपिटल लेट कर ले और इसको b लेट कर ले, ad plus b ये लेट कर ले, तो ये कैसे आ जाएगा ax plus b टाइप का। तो ये आ गया फाई ऑफ a, b टाइप का। ये था फाई ऑफ a, b और फाई ऑफ c, d। दो फंक्शन का कंपोजिशन भी एक उसी तरह का फंक्शन बनाएगा। इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है हमारा ग्रुपॉइड, वो भी ग्रुपॉइड। यहां चला कैसे, अब बढ़ते हैं आगे। ग्रुपॉइड मतलब अभी टाइम है ना हम लोगों के पास, क्या 2:30 तक 10 मिनट और 10-20 मिनट और 3 मिनट 20 मिनट और आराम से, कोई नहीं। अरे रुक जाओ, आधा घंटा में रुको। ठीक है, ग्रुप में चले आते हैं, ग्रुप तक चले जाते हैं। मैं तो 8 ग्रुप से अब क्या हो गया, सब तुम्हारा ही है, इसके बाद तुम्हारा ही है। सब कुछ तुम्हारा
तुम्हारा ही है। नहीं, इसके बाद भी मतलब वो सब मिला कर था ना, तो बेस आज का नहीं हो। अच्छा सैटरडे को फ्री हो? हाँ, सैटरडे को रखना चाहते हो ना, इसलिए कि इस समय सब कोई इधर उधर चलो हाँ ठीक है। अब जैसे वो वैसे उस दिन थोड़ी इमरजेंसी थी ना, कोई ग्रुप वाइड रखा क्या? कोई दिक्कत, कोई संशय बताते हैं है? बताओ। एक चीज का वहाँ ए और बी की वैल्यू डाल दो बस। कहाँ डाल? फाई ऑफ ए कॉमा बी। कहाँ है? यही फाई ऑफ ए कॉमा बी। हाँ, अच्छा ये लिख दिया ना, ये a इक्वल टू ac हो जाएगा, b इक्वल टू ad प्लस b हो जाएगा, ठीक है? Which also belongs to R. हाँ, वो सारे R से बिलोंग करेंगे, क्योंकि R में क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, तो ये ना क्या? अब होता है, अब आते हैं सेमी ग्रुप पर। सेमी ग्रुप क्या होता है? A groupoid is called a semigroup if a, अच्छा हम वो ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करेंगे, ठीक है? कोई भी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करेंगे, b स्टार c equals to a star b star c for all a comma b comma c इसे स्टार को कुछ कहते मल्टीप्लाई करते हैं, एस्ट्रिक हैं। इसको एक ग्रुपॉइड को मैं ग्रुपॉइड जो हमारा सेट है उसको जी नाम दे देगा, ठीक है? जी, और ऐसे लिखते हैं आ ग्रुपॉइड जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, सेम ऑपरेशन होना चाहिए, is called semigroup if this for all element belongs to G। ठीक, ये आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है? ऑपरेशन जो है स्टार एसोसिएटिव। अच्छा एक बात है यहाँ पर, प्योर मत पढ़ रहे समय कि जो ना बताया जाए उसको कंसीडर खुद से मत करें, जो बातें नहीं बताई जा रही हैं उसको खुद से कंसीडर मत करें, जो प्रॉपर्टीज बताई जा रही है सिर्फ वही कंसीडर करें। कोई कम्यूटेटिव अपने मन से सोच लेगा तो प्रॉब्लम हो जाती है ना? तो एक तो हो गया ये, ठीक। अच्छा इसका एग्जांपल एक बात देखते हैं, ऐसे एग्जांपल में तो आराम से समझ में आ जाएगा कि सेमी ग्रुप है या नहीं। एक काम करें, a स्टार b का मतलब है a b रियल है, a स्टार b का मतलब है ab प्लस a प्लस b, where a comma b belongs to R। अब देखते हैं ये सेमी ग्रुप है या नहीं, ठीक है? a स्टार b क्या हो जाएगा? अब मैं चेक करना है कि c कोई भी नंबर हो जाएगा, ऐसे ही मैं कर देंगे ना। सो a स्टार b स्टार c की बात करते हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। a स्टार b स्टार c, a स्टार b का मतलब है ab प्लस a प्लस b, bc प्लस b तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a स्टार bc प्लस b प्लस bc प्लस b प्लस c, ठीक है? अब a स्टार सेट कैपिटल B का मतलब क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट, सो a मल्टीप्लाइड बाय bc प्लस b प्लस c प्लस a प्लस a प्लस bc प्लस b प्लस c, तो ये हो जाएगा abc प्लस ab प्लस ac प्लस bc, हाँ प्लस ac प्लस a प्लस b प्लस a प्लस a प्लस b प्लस c। इसके बाद अब सेकंड सेकंड की बारी आई, a स्टार b स्टार c, a हो जाएगा ab प्लस a प्लस b प्लस c, नहीं सॉरी a प्लस b प्लस a ना, हाँ a यहाँ पर a प्लस b स्टार c, तो ये क्या हो जाएगा? a b c, पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन दे लेते हैं, प्लस ab सॉरी ac प्लस प्लस bc
फिर प्लस ए बी प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में सेम है तो ये कैसे हो जाएंगे, सेमी ग्रुप हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 1 कर दिया जाता तो ये सेमी ग्रुप ना होता, a + 1 ऐसे कुछ कर दिया जाता तो सेमी ग्रुप ना होता। ये यहाँ सो यहाँ तक आपके सेमी ग्रुप। अब इसके बाद अच्छा ये समझ में आ रहा कहानी एकदम हायरार्की में चल रही है, अलजेब्रा स्ट्रक्चर, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप से इंपॉर्टेंट कंपोजिशन। फिर उसके बाद अब बात आती है मोनोइड। अब क्या है सेमी ग्रुप is called monoid if there exists सेमी ग्रुप। इसको कुछ नोटेशन दे देते हैं, G together with operation star is called monoid if there exists an element E belongs to G, जो G से belong करता हो such that A star E equals to A, E star A equals to A, second, for all A belongs to हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करें जिससे मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट है। एग्जांपल के लिए समझते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं r टुगेदर विद एडिशन, तो रियल नंबर में एक ऐसा कोई नंबर, कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको खुद में प्लस एडिशन करें तो वही नंबर है। तो हमें नहीं पता था, हम सोच रहे थे नहीं पता। कोई a नंबर है जिसको ऐड करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। सो इसका मतलब है कि e हमारा आइडेंटिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। अगर r टुगेदर विद मल्टीप्लिकेशन होता, सो हमें नहीं पता था तो a into e a चाहिए था, इसका मतलब e क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ समझ में आ गया आइडेंटिटी क्या थी। सो मोनोइड का हो गया। अब बात आती है ग्रुप की डेफिनेशन की, कि ग्रुप क्या होता है। सो आप देखें ग्रुप, अच्छा एक मोनोइड का पर्टिकुलर केस ही होता है, लेकिन मैं नॉन एम्प्टी सेट की डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ। ठीक है, चौकोर a non-empty set G together with single binary operation star is called group if it follows the following 4 properties. अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक सिंगल बाइनरी ऑपरेशन के साथ कोई 4 प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा तो उसे ग्रुप कहेंगे। अगर मोनोइड के टर्म्स में देखना हो तो मोनोइड हो और एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 उसमें कंटेंट है, मैं भी बता। पहला होता है क्लोजर। क्लोजर का सीधा सीधा मतलब है कि बाइनरी कैसे, अच्छा यहाँ पे एक बाइनरी होगा, है ना। अगर हम कहते हैं अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद सिंगल बाइनरी ऑपरेशन, तो क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। A स्टार P जो भी आए
belongs to G. For all A, B belongs to G, A star B जो हो जाए वो भी बिलोंग करे, या B स्टार A भी जो है वो G को बिलोंग करे। यहाँ देयर एग्जिस्ट है कहाँ पर? नहीं, फॉर ऑल। नहीं इसके पीछे हाँ देयर एग्जिस्ट आ जाएगा। कहाँ पर? For all there exist. Oh नहीं there There exist exist नहीं आएगा। नहीं होगा नहीं आएगा, अभी आगे आएगा। वहाँ पर, यहाँ पर एक ही एलिमेंट, एक एटलीस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए था, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर सबके लिए है, सबको करना पड़ेगा। जो भी एलिमेंट ऑपरेट हो जैसे ऐसे है मैंने कहा। अभी अच्छा ये थोड़ा बहुत फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। सेकंड नंबर क्या है? एसोसिएटिविटी। अच्छा तो इतने को कंसीडर करें, इतने को तो एक नॉन एम्प्टी सेट है, सिंगल बाइनरी ऑपरेशन है, क्लोजर है, तो ये क्या बन गया? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। अब एसोसिएटिविटी एक्चुअली ग्रुपॉइड भी बन गया है ना, एक ग्रुपॉइड भी बन गया। इसमें कैसे? फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G, A स्टार B स्टार C जो हो जाए A स्टार B स्टार C हो जाएगा, है ना। सारे एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिविटी भी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ तक अब क्या बन गया ये? कितने में? सेमी। अब थर्ड existence of identity। Existence of identity। For all A belongs to G, there exists an element E belongs to G such that चाहे हम A स्टार E करें तब भी A मिले, चाहे E स्टार A करें तब भी A मिले, तो वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा मोनोइड। ठीक है, ये चाहे ये लिखो चाहे इस तरह से लिखो, दोनों बातें सेम है। अब नंबर 4 इनवर्स। तो अब बात आती है existence of inverse। inverse क्या हो जाएगा? For all A belongs to G, there exists an element B belongs to G such that A स्टार B equals to E, और उसको अगर उल्टा करें B स्टार A भी करें तब भी E ही है। ठीक, if such B exists, it is called inverse of A and vice versa। इसका मतलब है B A का इनवर्स हो जाएगा, A B का इनवर्स हो जाएगा, B का इनवर्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। तो ये था गुड। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। लास्ट एग्जांपल्स देखेंगे। नहीं तो प्रॉपर्टीज देख लो, फिर मैं ग्रुप आ सकता हूँ। आधा घंटा बस आ रहा है। देखो ये हो गया, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यहाँ तक आ गए थे। अच्छा, हमें ये समझ में आ गया कि ये बड़ा सा सेट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था, इसके अंदर के कुछ ग्रुपॉइड बन गए, कुछ सेमी ग्रुप, फिर कुछ मोनोइड, और एक छोटा सा बच गया ये ग्रुप बचा। ठीक है ना, ये समझ में ये आया ये चीज। ठीक, अब बात आती है कि एग्जांपल देखते हैं, चेक करते हैं कौन कौन सा एग्जांपल।
जूम आउट प्रॉपर्टीज ऐड हो रही है क्योंकि नाम ग्रुप थ्योरी है इसलिए उसका मतलब उसको थोड़ा हाईलाइट रखो। अभी और भी आएगा, अभी और भी करते हैं। अच्छा देखना, एक चीज मैं और डिफाइन करूंगा, एक चीज मैं और डिफाइन कर देता हूँ, फिर समझना, ठीक है। अच्छा ये जो ग्रुप है ना, इसके अंदर में छोटा सा एक और आ जाएगा, अबिलियन नॉन अबिलियन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले बहुत है ये ऐड करेंगे ग्रुप। अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं अबिलियन ग्रुप। कम्यूटेटिविटी हो जाएगा। अबिलियन ग्रुप, अब ग्रुप is said to be, हाँ वही सही बात है, abelian if for all a comma b belongs to G, एक ग्रुप G है, together with operator star, for all a star b equal to b star a होगा, और जो abelian नहीं है वो सारे नॉन अबिलियन है ना। तो अब एग्जांपल लगाते हैं, R with respect to addition क्या हो जाएगा? गुड्डू हाँ पक्का R with respect to subtraction हाँ R with respect to multiplication पक्का हाँ पक्का R with respect to multiplication गुड्डू हो जाएगा। नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, सारे ग्रुप हो जाएगा। कुछ और ढूंढते हैं, 1 - 1 क्यों नहीं, हाँ और आओ अब ना चलो 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 लेट कर लो, एक सेट है 1/n such that n belongs to capital N, ठीक ठीक। अब एक कोई G है G जो कि है S यूनियन नेचुरल नंबर। अब G क्या होगा? Is G a group? S है तुम्हारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। नहीं नहीं 1/n ये ऐसा है कि वो नहीं होता 1/1 सीक्वेंस कन्वर्जिंग सीरीज है ये। एक टाइम कितना हो गया? 3 बजने में 5 मिनट है। इसको इरेज करोगे यार ज्यादा है, नहीं बनाए बहुत बनना नहीं चाहिए। इधर तो हटाओ जरा भाई जरूर जरूर ये लो ब्लॉक जरूर। क्वेश्चन ऐसे तो बना आएगा ना आराम से। देखो इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी देख लो ना पहले। हां तो भाई क्लोजर 1/2 1/3 लोगे तो 5/6 आएगा, तो नहीं है, तो नहीं है भाई, तो नहीं क्लोजर एक्सेस नहीं है वो ग्रुपॉइड भी नहीं है। पॉइंट ऑफ पहली प्रॉपर्टी एक बात और है, इसमें अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में है तो इसमें जीरो भी कहां आ रहा है? हां आइडेंटिटी भी नहीं मिल पाएगी हमें ना कहीं से, तो ये ग्रुप वो पहली प्रॉपर्टी में से हो जाएगा। यही तो आंसर कौन है? हां तो ये सो ये नॉट अ ग्रुप, क्या है? नॉट अ ग्रुप। अब ये दो प्रॉपर्टी और देख लें फिर चलते हैं, ठीक है। अरे हो गया, वाह देखा मेरे आते इनके। अब वो चलो ठीक है, अब बस इतनी 2-4 प्रॉपर्टीज हैं वो देख लें फिर चलते हैं। 15-20 मिनट हो गए। करो, मैं बाद में वीडियो ले लूंगा, इसको कोई संभाल कर रखेगा। कौन है? किसका कौन है? मेरा कौन है कैसे बता रहा है? चलो चलो एक है हाँ कौन बोलेगा भल्ला के गाना में कौन है? चलो हाँ ये अच्छा हमने लास्ट की जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी जो यहाँ पर लिखी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सो अब उसी को देखते हैं। अगर A स्टार B B स्टार A हो जाता
और ये आइडेंटिटी के बराबर होता, ठीक है। अगर सो हम ये कहते हैं कि ए बी इनवर्स है ए का, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो बी है वो इनवर्स है ए का। अब इन दोनों को ध्यान से देखें, ए ये ऐसे लिखा है ना, ए का इनवर्स जो है वो बी है, लेकिन ए की जो वैल्यू है वो बी इनवर्स है, तो ये बी इनवर्स कर सकते हैं और उसका इनवर्स बी है। इसका मतलब, और यहाँ से कह देंगे फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब है कि इनवर्स का इनवर्स नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो कुछ होगा, है ना। तो एक से ये बात हो गई। अब प्रॉपर्टीज की बात, ये तो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं। प्रॉपर्टी, तो पहली बात, एक, हाँ, जब ग्रुप डिस्कशन होगा तो इसके लिए क्वेश्चन एक मुझे मिला था, अगर कोई बुक देखना रिकमेंड करना, इसमें मिल जाएगा, भी क्वेश्चन बता दूंगा मैं, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन होगा इसमें जूता मोजा तेरा बना। हाँ वो सब अभी आएगी, अभी तो और है शूज ऑफ प्रॉपर्टी होती है, अच्छा वो भी देखेंगे, वो भी सारी हैं। सो क्या होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूनिक। जो आइडेंटिटी होगी वो कैसे होगी, यूनिक होगी। प्रूफ अब कर सकते हैं ना, बताएंगे ना, एक दो प्रॉपर्टी से प्रूफ कर सकते हैं, इसका प्रूफ करेंगे ऐसे चले, आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूनिक। हाँ इसको प्रूफ करेंगे, हाँ ये सब प्रूफ कर लेते हैं ना, तो प्रूफ ऐसे है नहीं, कौन से जॉब है तो कितने चाहिए? नहीं तो ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, कितने चाहिए? 50 समथिंग, 20 है मेरे पास। 30 रुपए है कितने प्रूफ देखो, मैं दे रहा हूँ, ये 10 में एक्स्ट्रा रखा हूँ कभी, और तो विनिमय प्रणाली। तुम पहुंच जाओगे ना घर पे, उसी नंबर से चलता है तुम्हारा? ठीक है, अरे ऐसे कैसे, चलो मैं उसी चलता है, टाइम देखने में करता है। देखो दो तरीके होते हैं क्या, अब हम कह रहे हैं कि आइडेंटिटी यूनिक है, अब प्रूफ करना है, तो क्या हो सकता है, या तो यूनिक होगी या तो नहीं, तो मान लेते नहीं होगी, लेट इट पॉसिबल, लेट इट पॉसिबल देयर एग्जिस्ट टू आइडेंटिटी है, एक इवन और दूसरा इवन। सो अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता थी, अगर जी और स्टार से कोई एक ए एलिमेंट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए नहीं होता है। हम एक काम करेंगे, अगर हम ये कह रहे हैं कि E1 E2 दो आइडेंटिटी, इसका मतलब ये दोनों कहां पर बिलोंग करती हैं, ग्रुप में। तो E1 स्टार E2, E1 आइडेंटिटी है और कोई दूसरा एलिमेंट है, वो क्या आना चाहिए था, E1 आना चाहिए था, नहीं E2 आना चाहिए था, क्योंकि आइडेंटिटी ऐड कर रहा है, अभी ये आइडेंटिटी ऐड कर रहा है, तो E2 आना चाहिए था। और इसको इसका कम्यूटेटिव हाँ वो भी एग्जिस्ट करेगा, सो E2 स्टार E1 ये आना चाहिए था, ये एक स्टेटमेंट हो गई। दूसरा, अब यहाँ पर E2 ऐड करेगा आइडेंटिटी, तो E2 स्टार E1 क्या आना चाहिए, E1 जो क्या हो जाएगा, E1 स्टार में कम्यूट कैसे करा दिया, E1 स्टार आइडेंटिटी तो कम्यूट करेगी ही ना, आइडेंटिटी सबसे कम्यूट करती है, हर एलिमेंट तो कम्यूट हर आइडेंटिटी कम्यूट की है ना, आइडेंटिटी ही है ना, तो और एलिमेंट नहीं था। तो यहाँ पर E1 स्टार E2 वो E1 के बराबर है, अगर आइडेंटिटी E1 ही लेट कर लेते हैं, तो कोई वैल्यू हो जाएगी ऊपर और नीचे E1 बराबर E2 और हाँ
अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर कॉम्यूटेटिव में नहीं, एक और भी बात, नहीं इसको ना करो, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका गड़बड़ ना हो वो भी मैं बताऊंगा, 5 4 के फैक्टर कॉम्यूटेटिव में E1 स्टार कोई अगर E बिलोंग करते हैं, E बिलोंग करता है जैसे कोई भी एलिमेंट है उसका नाम E है, ठीक है। E स्टार E1 क्या आना चाहिए, E आना चाहिए, जो कि आना चाहिए E1 स्टार E। दूसरा अगर E2 भी है तो E2 स्टार यानी E आना चाहिए, वो E2 स्टार अब सही E आना चाहिए, ये आना चाहिए था। यहाँ पर E1 आइडेंटिटी, यहाँ E2 आइडेंटिटी है, ये इसके बराबर है। अब इससे हम ये वाला लें और ये वाला फोर्स इसको बराबर कर सकते हैं। सो E1 स्टार E इज इक्वल टू E2 स्टार E। यहाँ पर कम्यूटेटिव नहीं हो सकता, अभी कम्यूटेटिविटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी हमें नहीं पता कौन सी। यहाँ पर E1 आइडेंटिटी थी तब कम्यूटेटिव कर रहे थे, यहाँ पर कम्यूटेटिव नहीं हो सकता। सो इसका मतलब E1 को E2 होना ही पड़ेगा, E1 इक्वल्स टू E2, hence our assumption is wrong, that is identity is unique, always unique. is always unique। ये समझ में आया? इसके बाद अब है प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 ये है, एक तो हमें एक बात पता है, A स्टार B इक्वल्स टू A स्टार C है, तो ये इंप्लाइज करेगा B इज इक्वल्स टू C। इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। मुझे प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिख देना चाहिए था, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स गुड। इसको प्रूव करते हैं, ठीक। अच्छा हमें पता है A स्टार B। अच्छा एक बात और, मैं यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन 1 थी, ठीक। एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं, एक कोई A है नंबर, ठीक है, और उसका इनवर्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमेशा, ये तो पता है ना, तो A B आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ना, ये आ गया। अब प्रूफ करेंगे इसको, अगर प्रूफ करना है तो क्या करेंगे। अच्छा हमें ये पता है कि हम B को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते कोई फर्क पड़ेगा, E स्टार B लिखते कोई फर्क पड़ेगा, B इनटू B ये ग्रुप है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें एक बात पता है कि अगर कोई A इनवर्स A एडजस्ट कर रहा होगा तो कोई एलिमेंट A इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, आइडेंटिटी को, ये इसको A इनवर्स और ये A स्टार ऐसा हो जाएगा क्योंकि ये कॉमेंट को एसोसिएटिव, तो ये हो जाएगा A इनवर्स स्टार, ये A स्टार B हो जाएगा, A स्टार B, और A स्टार B क्या है इक्वल A star C, तो A इनवर्स स्टार A स्टार C। अब कॉमेंट को एसोसिएटिव है तो A स्टार A स्टार C, ये आइडेंटिटी इनटू C दैट इज C, तो B इक्वल्स टू C हो गया अगर हमने इसको मान लिया। दूसरा देखते हैं। अच्छा यहाँ पे तो कैंसलेशन वर्ड है, सही है, कैंसलेशन वर्ड। हाँ कैंसिलेशन वर्ड यूज होता है फिर तो कैंसिल ही होता है, मतलब जैसे हाँ वो मीनिंग सही है कि दोनों साइड इनवर्स का डिवीजन हो रहा है, जैसे मल्टी डिवीजन नहीं होता है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, मतलब वही होता है कि डिवाइड होता है। हाँ कि अगर तुम्हें ऑपरेशन बता रखा है कि ऑपरेशन डिवाइड कर, हाँ तब तो कैंसलेशन हो रहा है, हाँ हाँ लेकिन अगर ऑपरेशन दूसरा कोई है तब कैंसलेशन वर्ड नहीं यहाँ ऑपरेशन डिवाइड करनी है, वही divide तो कुछ भी नहीं है। अगर बताता है तब तो कैंसलेशन। कैंसिलेशन का मतलब है कि उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई। अब जैसे ये प्रॉपर्टी रिंग्स में नहीं होती है, हाँ
क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनमें, तो वहाँ कैंसिलेशन होता नहीं होता है। नहीं होता ना। हाँ मतलब हमें नाम से देखो इनवर्स होना बहुत जरूरी है। इनवर्स वहाँ ऐसे होता है, जैसे मैं बता देता हूँ। 2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू 1 होता है, ऐसा होता है। तो इसका मतलब था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता था, अगर जिसका एग्जिस्ट करता है वहां पर कैंसिलेशन होल्ड हो जाएगा। उसका मतलब है कि अगर ये एलिमेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में कैंसिलेशन तभी डिफाइन है तो इसका इनवर्स उस ऑपरेटर के एग्जिस्ट करे, उस ऑपरेटर से कंपोजिशन। ये समझ में आया कि लेफ्ट कैंसिलेशन तो सही है। अब बात आती है राइट कैंसिलेशन की। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट। B star C equals to A star C implies B equals to A. ये है राइट कैंसिलेशन, ठीक है। अब इसको ग्रुप करना है राइट कैंसिलेशन, तो एक काम करें, B को हम फिर से वही लिखेंगे, क्या B स्टार E। अब B को कैसे लिख सकते हैं, B स्टार C इनवर्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। इसको लिख सकते हैं B स्टार C इनवर्स। B स्टार C क्या है, A स्टार C इनवर्स। सो A स्टार C इनवर्स, that is A star E equals to A, this is B is equals to A। तो ये होगा। अब प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 है शू सॉक्स, नाम दे दिया जूता मोजा प्रॉपर्टी कह रहे लिख दो अरे भाई अच्छा लगेगा, हाँ तो आपको अच्छा लगेगा। जूता मोजा जूता मुझे बोल हिंदी में लिखिए। जूता हाईलाइट हो गया इधर जूता मोजा समूह ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी है ना यार जूता जूता मुझा विशेषता है। जूता जूता तो हमें क्या करना है, चलो देखते हैं। ये क्या होता है, x स्टार y का जो इनवर्स होगा वो हो जाएगा y इनवर्स स्टार x इनवर्स, ये हो जाएगा। अब वही बात वही है, करना हमें है प्रूफ कैसे करें। एक बार ध्यान से देखते हैं कि किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। ये पता है ना, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हमें चेक करना है। तो एक तो होता है इम्प्लिसिट वे, कुछ हम मैनिपुलेट करते हैं, और एक एक्सप्लिसिट वे, तो हम लोग एक्सप्लिसिट वे की तरफ जाते हैं। हम लेट कर लेते हैं ए जो है वो x स्टार y जैसा कुछ है, ठीक है, ठीक। और b जो है वो y इनवर्स स्टार x इनवर्स, ऐसे तो है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगर एक काम करें, a और b को मल्टीप्लाई कराएं आपस में, a और b को ऑपरेट कराएं इसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, सो a स्टार b क्या हो जाएगा, x स्टार y स्टार y इनवर्स स्टार x इनवर्स, x स्टार y इसको इधर से हटा देते हैं, स्टार y इनवर्स स्टार
x इनवर्स x star e star x inverse that is x star x inverse that is identity एक पार्ट प्रूफ हो गया। लेकिन ऐसे थोड़ी एक बात नहीं है, हमें ये भी देखना पड़ेगा, ए बी तो चेक कर लिया, बी ए भी चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने दो कंडीशन लिखी थी, आइडेंटिटी में भी इनवर्स में भी। सो बी स्टार ए भी देख लेते हैं। सो बी स्टार क्या हो जाएगा, y इनवर्स स्टार x इनवर्स स्टार x स्टार y, तो ये हो जाएगा y इनवर्स स्टार x इनवर्स स्टार x स्टार y, ये हो जाएगा y इनवर्स स्टार e स्टार y that is identity, y इनवर्स स्टार y that is e। तो हमने ये चेक कर लिया कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू E है, इसका मतलब A और B आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। सो A इनवर्स B ये है। सो यहाँ तक हो गई सारी जो अच्छा जनरल प्रॉपर्टी। इसका नाम क्यों है लेकिन ऐसा शूज ऑफ प्रॉपर्टी है नाम? शूज ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे है कि पहले जूते पहने ऐसा होता है कि पहले मुझे पहनेंगे फिर जूते पहनेंगे, तो पहले जूते उतारने पड़ेंगे फिर मोजे उतारने पड़ेंगे। तो इसका इन्वर्स करेंगे तो पहले इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। तो पहले अगर क्या किया, पहले मुझे पहने और फिर जूते इसको इनवर्स मतलब है उतारना, हाँ है ना? हाँ जो एक्स वाई यानी कि जूते मोजे हाँ उतारने, हाँ पहले मोजे पहने ऐसा था, पहले मोजे पहने नहीं फिर जूते पहने, तो पहले जूते उतारने पड़ेंगे। स्टार मतलब मोजे उतारने नहीं स्टार इज जूते उतारने पड़ेंगे, स्टार इज इक्वल टू जूता और इनवर्स इक्वल टू मोजा। नहीं स्टार इक्वल टू प्रोसेस, हाँ उतारना उतारना काम करना है। तो ये है ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद है 8 कम से कम ग्रुप है। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल के लिए है ना, जैसे उसमें 5 वेक्टर स्पेसेस स्टैंडर्ड 8 ग्रुप नहीं होते, 8 तुम करोगे ऐसा। सॉरी 8 नहीं 8 तो जनरल है जो मैं करूंगा, और भी बहुत सारे हैं ना। तो 8 जो प्राइमरी ग्रुप एग्जांपल मैंने कंसीडर किए थे आज के लिए, ये ग्रुप्स वगैरह मैं हाँ वो तो बहुत बार आता है स्टार्टिंग में। मैं तो इसमें एक जनरल एग्जांपल के लिए नेक्स्ट वो 8 ग्रुप थे जिसमें साथ सबकी आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। उसमें था एडिशन मॉड्यूलो है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है, फिर पावर सेट, क्वार्टेरियन ग्रुप, हाइजेनबर्ग ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप, हाइजेन और वो था एक कोई और अफाइन ग्रुप, यूनिटरी होते हैं। वो मैंने ये 8 ग्रुप चले आज के लिए, लेकिन 8 ग्रुप हैं तो कम से कम मैं कोशिश करूंगा ना। 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। तो नहीं आता आज उसको ये बता नेक्स्ट हमारा